शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त करने, समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज विकसित करने तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना भारत की निरंतर प्रगति, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए आवश्यक है। इसी कारण शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार माना जाता है। NEP 2020 संवैधानिक प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक अनुच्छेद 21A राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 2 अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाएगी। 3 अनुच्छेद 51A प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। महत्वपूर्ण तथ्य 1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक 93.91% है, जबकि बिहार सबसे नीचे 63.82% के साथ अंतिम स्थान पर है। 2 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की वर्ष 2017 से 18 की रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 77.7% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के एक विषय के रूप में शामिल किया गया। 4 पिछले एक दशक के दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगातार बढ़ा है और वर्ष 2021 से 22 में यह 28.4% तक पहुंच गया। 5 प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। 6 शिक्षा पर भारत का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है। यह कई विकासशील देशों से भी कम है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6.1% शिक्षा पर व्यय करता है। विद्यमान चुनौतियां प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों में अपर्याप्त संसाधनों वाले सार्वजनिक विद्यालय, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक दबाव, जीवन कौशल प्रशिक्षण का अभाव, शिक्षक छात्र अनुपात में असंतुलन तथा भारतीय भाषाओं की उपेक्षा जैसी समस्याएं शामिल हैं। उच्च शिक्षा वर्ष 2021 से 22 में सकल नामांकन अनुपात 28.4% रहा। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त और अप्रशिक्षित शिक्षक, पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और अध्ययन सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, महंगी शिक्षा, लड़कियों के लिए असुरक्षित वातावरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त शोध तथा निजीकरण जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं। सरकारी हस्तक्षेप प्राथमिक शिक्षा एक सर्व शिक्षा अभियान। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का व्यापक स्तर पर सार्वभौमिकरण करना है। 2 पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम यह सर्व शिक्षा अभियान का एक उपकार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक पठन, लेखन और गणितीय कौशल में सुधार करना है। 3 मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और पोषण स्तर में सुधार करना है। 4 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत लागू किया गया था। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह अधिनियम निजी विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को 25% आरक्षण भी प्रदान करता है। 5 निपुण भारत मिशन। शिक्षा मंत्रालय ने आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया, जिसे निपुण भारत के नाम से जाना जाता है। निपुण भारत मिशन केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्य करता है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप वर्ष 2026 से 27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करना है। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्ष्य बनाकर निपुण भारत मिशन निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देता है। 1 शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों की निरंतर उपस्थिति बनाए रखना। 2 प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा 1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके अन्य उद्देश्यों में लैंगिक,
सामाजिक आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। 2 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। इस योजना का उद्देश्य 14 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के माध्यमिक स्तर पर नामांकन को बढ़ावा देना है। 3 व्यावसायिक शिक्षा योजना। यह योजना व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षित, रोजगार योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है। 4 अटल नवाचार मिशन। इसका उद्देश्य देश भर के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई और उद्योगों के स्तर पर नवाचार और उद्यमिता का एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। उच्च शिक्षा। 1 उड़ान योजना। इस योजना का उद्देश्य वंचित विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों को विद्यालय से आगे की शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2 सक्षम योजना। इस योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्यता परीक्षा में सफल दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 3 ईशान उदय। यह योजना उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। 4 स्वयं कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों के श्रेष्ठ अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। 5 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अनुसंधान। 1 उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी HEFA द्वारा वित्तपोषित राइज योजना का उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। 2 प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता PMRF योजना तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। 3 इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 4 स्पार्क, अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना का उद्देश्य भारतीय संस्थानों और विश्व के अग्रणी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा भारत के उच्च शिक्षा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। छात्रों का नामांकन। 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक पहुंचाना है। 2 अंतर्विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने पर विशेष बल दिया गया है। 3 यह नीति शिक्षा प्रणाली के विभिन्न चरणों के बीच सुगम परिवर्तन को प्राथमिकता देती है। 4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 5 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के नए परिसरों की स्थापना करने तथा शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। 6 स्वयं पोर्टल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 7 युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सहायता करता है। 8 उन्नत भारत अभियान विकास संबंधी चुनौतियों की पहचान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय समाधान विकसित करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। गुणवत्ता में सुधार। 1 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF वर्ष 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग करना है। 2 इसका उद्देश्य संस्थानों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनके विकास को बढ़ावा देना है। NIRF रैंकिंग और उत्कृष्ट संस्थान IOE योजना के अंतर्गत निजी संस्थानों के मूल्यांकन के लिए भी मानक के रूप में कार्य करती है। IOE योजना का उद्देश्य 20 संस्थानों, जिनमें 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थान शामिल हैं, को विश्व स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के रूप में विकसित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने निर्धारित किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित कम से कम आधे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। भारत में विफल सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली। समाचारों में रहे चर्चित मुद्दे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नीट UG और UGC नेट परीक्षाओं से जुड़े हालिया विवादों ने विशेष रूप से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अन्य संबंधित तथ्य। 5 मई 2024 को आयोजित नीट UG परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप लगाए गए।
इसके बाद 1563 अभ्यर्थियों को समय की क्षति की भरपाई के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने पर भी विवाद उत्पन्न हुआ। 19 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वसनीय सूचनाओं का हवाला देते हुए यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई थी। इन घटनाओं के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विफलता के पीछे कारण प्रणालीगत मुद्दे। एक संघीय संवेदनशीलता के बिना केंद्रीकरण। एकल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जैसे कि NEET क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थानों की विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी करती है। इससे न्यायसंगत मूल्यांकन के सिद्धांत प्रभावित होते हैं। 2 राजनीतिक हस्तक्षेप। परीक्षा निकायों में प्रमुख पदों पर नियुक्तियां अनेक बार राजनीतिक कारणों से की जाती है। इससे संस्थानों की स्वायत्तता कम होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। 3 नीतिगत अस्थिरता। परीक्षा प्रक्रियाओं और पात्रता मानदंडों में बार बार परिवर्तन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए नीट परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा को लागू करना और फिर उसे हटाना विद्यार्थियों में भ्रम और चिंता उत्पन्न करता है। 4 भ्रष्टाचार और कदाचार। प्रश्न पत्र लीक होने और परिणामों में गड़बड़ी जैसी घटनाएं व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है। उदाहरण मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को सामने लाया। सांस्कृतिक मुद्दे। 1 धोखाधड़ी का सामान्यीकरण। कुछ क्षेत्रों में धोखाधड़ी को व्यवस्था की कमियों से निपटने के एक साधन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उदाहरण बिहार में बड़े पैमाने पर हुई नकल की घटनाएं इसका उदाहरण है। 2 उच्च दाव वाली परीक्षाओं का दबाव। परीक्षाओं को जीवन बदलने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। इसी कारण माता पिता और रिश्तेदार भी इनसे जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अनैतिक तरीकों को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी मुद्दे। 1 उन्नत धोखाधड़ी तकनीकें। ब्लूटूथ उपकरणों और स्मार्ट वॉच जैसी आधुनिक तकनीकों ने धोखाधड़ी के तरीकों को अधिक जटिल बना दिया है। 2 कमजोर साइबर सुरक्षा अवसंरचना। अपर्याप्त निगरानी और डिजिटल सुरक्षा उपायों की कमी के कारण परीक्षा प्रश्नपत्रों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त हो जाती है, जिससे उनकी गोपनीयता प्रभावित होती है। असफल परीक्षा प्रणाली के संभावित निहितार्थ। सामाजिक आयाम। इससे सार्वजनिक विश्वास में कमी आती है, असमानताएं बढ़ती है, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक आयाम। बार बार परीक्षाएं आयोजित करने के कारण वित्तीय लागत बढ़ जाती है। साथ ही विदेशी संस्थानों की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ता है और राष्ट्रीय प्रतिभा का नुकसान होता है। राजनीतिक आयाम। इससे जनदबाव में वृद्धि होती है, नीतिगत अस्थिरता बढ़ती है, संघीय तनाव उत्पन्न होता है, जैसे कि NEET को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद तथा शासन व्यवस्था पर जनता का विश्वास कम होता है। संस्थागत आयाम। व्यावसायिक मानकों में गिरावट आती है, शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है तथा नियोक्ताओं पर अतिरिक्त प्रशिक्षण का बोझ बढ़ जाता है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखना तथा छात्रों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी योग्यता और वास्तविक प्रयासों के आधार पर उन्हें अवसर प्राप्त होगा। प्रमुख प्रावधान। 1 क्षेत्राधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग UPSC, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। 2 अनुचित साधनों की परिभाषा। इसमें प्रश्नपत्रों और उत्तर कुंजियों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना या उनका लीक होना, कंप्यूटर प्रणालियों में हस्तक्षेप करना, अभ्यर्थियों को अवैध सहायता प्रदान करना तथा फर्जी परीक्षाओं का आयोजन करना शामिल है। 3 दंड और जुर्माना। अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए 3 से 5 वर्ष के कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाताओं या समूहों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने, 10 वर्ष तक के कारावास तथा जांच की लागत की वसूली का प्रावधान किया गया है। सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य घोषित किया गया है। आगे की राह। परीक्षा प्रणाली में सुधार। 1 रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता और अनुभव आधारित कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 2 उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए परियोजना आधारित मूल्यांकन और विविध मूल्यांकन प्रणालियां लागू की जानी चाहिए। सुरक्षा उपायों को बढ़ाना। 1 प्रश्नपत्रों के निर्माण, प्रबंधन और वितरण के लिए मजबूत प्रोटोकॉल तैयार किए जाने चाहिए और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। 2 परीक्षा केंद्रों की वास्तविक समय में निगरानी तथा एन्क्रिप्टेड डिजिटल लॉकरों में प्रश्नपत्रों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संस्थागत सुधार। 1 स्वतंत्र वैज्ञानिक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसकी स्वायत्तता,
जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विकेंद्रीकरण और अनुकूलन। एक क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2 विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए अनुकूलित परीक्षा मॉडल अपनाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला NDEAR। एक राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला एक संयुक्त तकनीकी प्रणाली है जो सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती है। 2 यह शिक्षा प्रणाली के लिए एक डिजिटल आधार तैयार करती है जिसके माध्यम से सभी पक्षों, राज्यों और केंद्र को स्वायत्तता प्राप्त होती है। 3 यह शैक्षिक गतिविधियों और क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है जिससे विद्यार्थियों को अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझने में सहायता मिलती है। 4 इसके अंतर्गत सरकार सीधे तकनीकी समाधान विकसित नहीं करती बल्कि एक सहायक की भूमिका निभाती है और ऐसा ढांचा उपलब्ध कराती है जिसके भीतर तकनीकी विकास और नवाचार किए जा सकते हैं। 5 यह डिजिटल माध्यम से शिक्षण और अधिगम गतिविधियों को बढ़ावा देती है तथा शिक्षा के साथ साथ शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक प्रभावी बनाती है। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन NEAT। एक शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के माध्यम से NEAT को शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों और सरकार के बीच सहयोग के मंच के रूप में प्रस्तुत किया है। 2 इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। 3 यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे शिक्षण परिणामों और कौशल विकास में सुधार होता है। एडटेक का विनियमन। एक एडटेक शिक्षा और प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और शैक्षणिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। 2 कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा प्रणाली में हुए व्यापक परिवर्तनों के कारण विद्यालयों, छात्रों, अभिभावकों और अधिकारियों ने डिजिटल माध्यमों को अधिक अपनाया। 3 भारतीय एडटेक उद्योग का मूल्य वर्ष 2020 में $750 मिलियन था और वर्ष 2025 तक इसके $4 बिलियन तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। स्वनियमन। एक एडटेक कंपनियों ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के तत्वावधान में एक सामूहिक संगठन इंडिया एडटेक कंसोर्टियम का गठन किया है। 2 इस संगठन ने अपने व्यवसाय के लिए एक आचार संहिता अपनाई है। हालांकि सरकार ने पहले ही एडटेक क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक नई नीति तैयार करने का संकेत दिया है। विनियमन की आवश्यकता। गोपनीयता जोखिम। एक शैक्षिक ऐप और उपकरण विद्यार्थियों से बड़ी मात्रा में आंकड़े एकत्र करते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनका विश्लेषण करते हैं। 2 GPS, जाइरोस्कोप और बायोमेट्रिक सेंसर जैसे उपकरण विद्यार्थियों के परिवेश और व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करते हैं जिससे गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। एकाधिकार। एक वेंचर कैपिटल से समर्थित एडटेक मंच लंबे समय तक बिना किसी शुल्क के सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिससे उद्योग में एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह। एक एडटेक मंच अक्सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य के अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, ब्रिटेन में वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एल्गोरिदम से जुड़े पूर्वाग्रहों के कारण कम अंक दिए गए जिससे इस समस्या पर ध्यान गया। ऋण आधारित शुल्क प्रणाली। एक एडटेक कंपनियों की शुल्क संरचना सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं होती क्योंकि वे उपयोगकर्ता आधारित सेवाओं के रूप में कार्य करती है और अपेक्षाकृत अधिक शुल्क लेती है। सामाजिक कौशल पर कम ध्यान। एक एडटेक मंच पारंपरिक विद्यालय शिक्षा का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकते क्योंकि विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि सहयोग, खेल और आलोचनात्मक चिंतन जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी विकसित करते हैं। आगे की राह। एक एडटेक क्षेत्र के विस्तार, उसकी पहुंच और प्रभाव का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, समानता, बुनियादी ढांचे, प्रशासन तथा गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 2 नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के दौरान शिक्षा, कौशल, डिजिटल शासन और वित्त जैसे क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र। एक भारत में अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वे गैर लाभकारी संस्थानों के रूप में संचालित होते हैं। 2 शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा, चिकित्सा और फार्मेसी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रारंभ हुआ। 3 समय के साथ निजी क्षेत्र के लिए अवसर बढ़ते गए क्योंकि यह माना जाने लगा कि इस क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है जो शिक्षा पर अधिक व्यय करने में सक्षम हैं। निजी संस्थानों की भूमिका। शैक्षणिक स्वतंत्रता।
एक सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके अतिरिक्त दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए भी सरकारी सहायता नहीं ली जाती है। बेहतर बुनियादी ढांचा। एक निजी संस्थान बेहतर बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन का दावा करते हैं। वे इसे अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सहयोग। एक निजी विश्वविद्यालय सरकारी संस्थानों को सहयोग प्रदान करते हैं क्योंकि सरकार के लिए विशाल जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं को अकेले पूरा करना संभव नहीं है। कॉरपोरेट क्षेत्र से संसाधन जुटाना। एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत कॉरपोरेट क्षेत्र से धन, अनुदान और ऋण प्राप्त करके भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। विद्यमान चुनौतियां। बढ़ती असमानताएं। एक निजी संस्थानों की अधिक शुल्क संरचना वर्ग आधारित विभाजन को बढ़ावा देती है और अनेक विद्यार्थियों को इन संस्थानों तक पहुंचने से वंचित कर देती है। दो निजी संस्थानों में लिंग और जाति आधारित असमानताएं भी मौजूद हैं तथा उच्च जातियों और पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। लाभ का उद्देश्य। एक निजी संस्थानों की स्थापना प्रायः व्यवसायियों द्वारा की जाती है। ये संस्थान व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देते हैं तथा सरकारी नीतियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। उदाहरण: इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी नियुक्ति पर एक धार्मिक समूह के विरोध के बाद अहमदाबाद विश्वविद्यालय में शामिल होने से इनकार कर दिया था। रातों रात बंद होना। कुछ निजी संस्थान कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करते हैं, लेकिन व्यवहार में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कमजोर शिक्षण व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से संस्थानों की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप कई संस्थान अचानक बंद हो जाते हैं और विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित हो जाती है। पारदर्शिता की कमी। अनेक निजी संस्थान विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही पाठ्यक्रम संरचना और शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव भी देखने को मिलता है। कार्मिकों की सुरक्षा। एक निजी संस्थानों में शिक्षकों के लिए नौकरी की सुरक्षा का अभाव होता है। इस कारण वे प्रबंधन के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे प्रसिद्ध शिक्षाविदों ने प्रबंधन से मतभेद होने के कारण अशोका विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया था। त्रुटिपूर्ण परिणाम। एक निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका कारण केवल बेहतर संस्थागत व्यवस्था नहीं होती, बल्कि विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे की राह। लोकतांत्रिक निर्णयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। निजी भागीदारी के संबंध में सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन का अर्थ है कि शिक्षित और कुशल लोग एक देश, विशेष रूप से विकासशील देश, को छोड़कर अधिक विकसित देशों में चले जाते हैं। भारत कुशल और अर्धकुशल मानव संसाधन का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है। कारण। पुश कारक। वित्तीय अनुसंधान सहायता का अभाव। भारत में अनुसंधान पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है, जो अनेक विकसित देशों की तुलना में कम है। कम आय। स्वास्थ्य, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विदेशों में मिलने वाले बेहतर वेतन के कारण अनेक लोग भारत छोड़ने का निर्णय लेते हैं। उच्च शिक्षा के सीमित अवसर। भारतीय विश्वविद्यालयों में सीमित अवसर उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जहां उन्हें अधिक संसाधन और अवसर मिलते हैं। प्रतिभा को पर्याप्त मान्यता न मिलना। देश में उपलब्धियों के बावजूद अनेक लोग स्वयं को विश्व स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में कम अवसर मिलने के कारण विदेशों की ओर आकर्षित होते हैं। पुल कारक। बेहतर पारिश्रमिक। विकसित देशों में अधिक वेतन और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध होने के कारण लोग वहां जाना पसंद करते हैं। विकसित देशों की नीतियां। विकसित देशों की आकर्षक आव्रजन नीतियां प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान फ्रांस ने स्वास्थ्य कर्मियों को नागरिकता प्रदान की थी। वृद्ध होती जनसंख्या। विकसित देशों में वृद्ध होती जनसंख्या के कारण युवा और कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। सामाजिक दबाव। उदारवादी विचार रखने वाले अनेक युवा सामाजिक अपेक्षाओं और दबावों के कारण विदेशों में बसना अधिक उचित समझते हैं। महत्वपूर्ण डेटा। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNI) के देश छोड़ने के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2022 में 10,000 से अधिक HNI भारत छोड़कर चले गए। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2020 के बीच लगभग 35,000 भारतीय उद्यमियों ने भारत छोड़ दिया।
इस कारण भारत विश्व स्तर पर प्रतिभा पलायन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया। 3 भारत विकसित देशों, विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों, यूरोप तथा अन्य अंग्रेजी भाषी देशों के लिए स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का एक प्रमुख स्रोत रहा है। प्रतिभा पलायन से निपटने के सुझाव। 1. बुनियादी ढांचे पर ध्यान। मुख्य बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए और पेशेवरों को देश में बनाए रखने के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के साथ साथ व्यवस्थागत सुधार भी किए जाने चाहिए। 2. नीतिगत हस्तक्षेप। प्रतिभा के प्रवाह और वापसी को बढ़ावा देने वाली नीतियां विकसित की जानी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण या अध्ययन पूरा करने के बाद देश लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 3. द्विपक्षीय समझौते। प्रतिभा पलायन की समस्या से निपटने के लिए प्रतिभा भेजने वाले और प्राप्त करने वाले देशों के बीच प्रतिभा साझाकरण को बढ़ावा देने हेतु द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 4. प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश। अनुसंधान और विकास (R&D) पर होने वाले घरेलू व्यय को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भारत वापस आकर्षित करने के लिए आधुनिक अनुसंधान और तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। भारत को व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना, श्रमिकों को उचित वेतन उपलब्ध कराना तथा ऐसा कार्य वातावरण तैयार करना शामिल है जिससे लोग देश में रहकर कार्य करने के लिए प्रेरित हों। चित्र 7.1 प्रतिभा पलायन बाईं ओर और प्रतिभा अर्जन दाईं ओर। प्रतिभा पलायन। 1. प्रशिक्षित पेशेवर देश छोड़ देते हैं। 2. शिक्षा और प्रशिक्षण में किए गए निवेश की हानि होती है। 3. घरेलू नवाचार और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। 4. प्रतिभा को बनाए रखने वाली नीतियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। समान विशेषताएं। 1. प्रशिक्षित मानव संसाधनों का प्रवासन शामिल होता है। 2. ये प्रक्रियाएं वैश्वीकरण और असमानताओं से प्रभावित होती है। 3. व्यापार और तकनीकी प्रवाह पर इनका प्रभाव पड़ता है। 4. मानव संसाधन नियोजन और नीतिगत निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रतिभा अर्जन। 1. प्रशिक्षित पेशेवर देश में प्रवेश करते हैं या वापस लौट आते हैं। 2. ज्ञान हस्तांतरण और निवेश को बढ़ावा मिलता है। 3. घरेलू कौशल की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। 4. अनुसंधान, विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती मिलती है। 5. आकर्षण और पुनर्वास से जुड़ी नीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2024। यह नागरिकों द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो ग्रामीण भारत के बच्चों की विद्यालय शिक्षा और सीखने के स्तर का विश्वसनीय आकलन प्रस्तुत करता है। ACR रिपोर्ट को गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सर्वेक्षण वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। मुख्य तथ्य। 1. वर्ष 2016 में ACR ने एक वैकल्पिक वर्ष मॉडल अपनाया जिसके अंतर्गत मूल ACR सर्वेक्षण सभी ग्रामीण जिलों में प्रतिवर्ष आयोजित करने के स्थान पर प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाने लगा। 2 बीच के वर्षों में आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष के किशोरों और युवाओं पर केंद्रित सर्वेक्षण आयोजित किए गए। 3 मूल ACR सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन का आकलन करता है और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। 4 ACR विद्यालय आधारित सर्वेक्षण नहीं है बल्कि यह घरों पर आधारित सर्वेक्षण है। 5 इस सर्वेक्षण में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाता है जो विद्यालय नहीं जाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है अथवा जो सरकारी, निजी, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार के विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। ACR 2024 की प्रमुख विशेषताएं। 1. महामारी के वर्षों के दौरान सरकारी विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन वर्ष 2018 के 65.6% से बढ़कर वर्ष 2022 में 72.9% हो गया। यह संख्या वर्ष 2024 में घटकर 66.8% रह गई। 2. ग्रामीण भारत में वर्ष 2006 से निजी विद्यालयों में नामांकन लगातार बढ़ रहा है। 3 निजी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन वर्ष 2006 के 18.7% से बढ़कर वर्ष 2014 में 30.8% हो गया और वर्ष 2018 में भी यह लगभग इसी स्तर पर बना रहा। 4. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केवल महामारी के कारण हुई सीखने की हानि की पूरी तरह भरपाई नहीं हुई है, बल्कि कुछ मामलों में प्राथमिक कक्षाओं में सीखने का स्तर महामारी से पहले की तुलना में अधिक हो गया है। एक कक्षा 3 के उन बच्चों का प्रतिशत जो बुनियादी अंकगणित स्तर पर कम से कम घटाव कर सकते हैं, वर्ष 2024 में 33.7% था। यह वर्ष 2022 के 25.9% तथा वर्ष 2018 के महामारी पूर्व स्तर 28.2% से अधिक था। 2 निजी विद्यालयों में लगभग 4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सरकारी विद्यालयों में यह वृद्धि लगभग 7% रही। कक्षा 5 के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत
जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, वर्ष 2024 में 44.8% था। यह वर्ष 2022 के 38.5% से अधिक था और लगभग वर्ष 2018 के 44.2% के स्तर के बराबर था। 3 निजी विद्यालयों में यह स्तर अभी तक महामारी पूर्व स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। वर्ष 2024 में यह 59.3% था, जबकि वर्ष 2022 में यह 56.8% था। हालांकि यह अभी भी वर्ष 2018 के 65.1% से कम है। 14 से 16 वर्ष की आयु के 82% से अधिक बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 57% बच्चे ही शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के समग्र विकास से संबंधित है। यह अवस्था संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, खेल और सुरक्षित वातावरण के साथ प्रारंभिक शिक्षा को शामिल किया जाता है। भारत में इस आयु वर्ग के लगभग 158.7 मिलियन बच्चे हैं। जनगणना 2011। इसलिए मानव विकास के लिए इस बड़े वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी हिस्सा है, जैसे 1 बाल अधिकार सम्मेलन (CRC) 1989, 2 सभी के लिए शिक्षा (EFA) 1990, 3 सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4.2, जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नवचेतना प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय न्यास (ECPS). इसका उद्देश्य जन्म से लेकर 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और देखभाल से संबंधित विचारों और व्यवहारों के बीच की दूरी को समाप्त करना है। ECPS फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं: 1 उत्तरदायी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 2 देखभालकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना। 3 WHO के पोषण देखभाल ढांचे 2018 के आधार पर 2 प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क उत्तरदायी देखभाल सुनिश्चित करना। ख प्रारंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 4 0 से 36 महीने तक की आयु के बच्चों के लिए 36 गतिविधियों का एक समूह तैयार किया गया है। इन गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। क ज्ञान संबंधी विकास। ख सामाजिक और भावनात्मक विकास। ग भाषा अर्जन। ग शारीरिक विकास। म रचनात्मक अभिव्यक्ति। त्रिभाषा फॉर्मूला और NEP 2020। त्रिभाषा फॉर्मूला TLF भारत की एक शैक्षिक नीति है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों के विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सीखने की सलाह दी जाती है। इनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य बहुभाषी दक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही यह एक अतिरिक्त भारतीय भाषा और अंग्रेजी सीखने के अवसर भी प्रदान करती है। यह नीति स्थानीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है तथा राज्यों और विद्यार्थियों को भाषा चुनने में लचीलापन प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विशेष रूप से त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू न करने के कारण तमिलनाडु की समग्र शिक्षा योजना की धनराशि रोक दी है। तमिलनाडु अपनी 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी को बनाए रखना चाहता है और भाषाई पहचान से जुड़े कारणों से हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने का विरोध करता है। त्रिभाषा सूत्र का विकास। संवैधानिक और नीतिगत पृष्ठभूमि। 1 अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। 2 कोठारी आयोग 1964 से 66 ने सर्वप्रथम त्रिभाषा फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी: हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। 4 कार्य योजना 1992 के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। 5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और TLF प्रमुख प्रावधान। 1 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी। 2 क्षेत्रीय और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर भाषा चयन में लचीलापन प्रदान किया जाएगा। 3 कम से कम कक्षा 5 तक तथा जहां संभव हो, कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा,
स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 4. वैकल्पिक तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पर विशेष बल दिया गया है। 5. द्विभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र का महत्व और लाभ का शैक्षिक लाभ। यूनेस्को की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भाषाएं मायने रखती है, जिसमें बहुभाषी शिक्षा के लिए वैश्विक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया गया है। बेहतर शिक्षण परिणाम। 1. यह संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। 2. यह सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं के बेहतर विकास में सहायता करता है। बढ़ी हुई समावेशिता। 1. सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के प्रति सम्मान बढ़ता है। 2. हाशिए पर स्थित भाषाई समुदायों तक पहुंच बढ़ती है। 3. शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी मजबूत होती है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक संरक्षण। क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय ज्ञान की रक्षा होती है। राष्ट्रीय एकीकरण। 1. विविधता में एकता की भावना मजबूत होती है। 2. अंतर्राज्यीय संवाद और समझ को बढ़ावा मिलता है। रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मकता। 1. बहुभाषी दक्षता से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और शिक्षा तथा कार्य के लिए प्रवासन में वृद्धि होती है। 2. उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% भाग बहुभाषावाद से प्राप्त करता है। पर्यावरणीय स्थिरता। स्थानीय भाषाएं पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के संरक्षण में सहायता करती है। आलोचनाएं और चुनौतियां। राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंताएं। 1. हिंदी को अप्रत्यक्ष रूप से थोपने का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने इसका विरोध किया है। 2. इससे क्षेत्रीय भावनाओं और भाषाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलने की आशंका व्यक्त की गई है। शैक्षिक और परिचालन संबंधी मुद्दे। शैक्षणिक बोझ। 3 भाषाएं सीखने से विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। एकरूपी बच्चों में भ्रम। 1 से अधिक भाषाओं के कारण बच्चों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। योग्य शिक्षकों की कमी। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी देखी गई है। कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं। उदाहरण के रूप में तमिल भाषा लागू करने के हरियाणा के प्रयास को तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद उपकरणों में प्रगति, जैसे गूगल जेमिनी, बहुभाषी शिक्षा की आवश्यकता को कुछ हद तक कम करती है। वैश्विक रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय भाषाओं के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन और मंदारिन जैसी विदेशी भाषाओं के अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम और सरकारी योजनाएं। समग्र शिक्षा अभियान SSA। 1. यह पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। 2. इसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम TE को शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। 2. आधारभूत साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। B. PM श्री योजना। 1. वर्ष 2026 से 27 तक 14,500 सरकारी विद्यालयों को आदर्श संस्थानों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2. इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2022 से 23 से 2026 से 27 तक चलेगी। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहल। अनुसंधान। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF स्थापना। यह संस्था ANRF अधिनियम 2023 के अंतर्गत स्थापित की गई है और यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ACRB का स्थान लेगी। उद्देश्य। अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करना, संस्थानों में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा अनुसंधान के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना। महत्व। यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है, राज्य विश्वविद्यालयों में समावेशी अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश की समस्या को दूर करने में सहायता करता है। मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024। वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2015 में इस प्रणाली की शुरुआत की गई। उद्देश्य। उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता और गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित करना। महत्व। यह विद्यार्थियों तथा उनके परिवारों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है और संस्थानों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। विशेषताएं। शिक्षण, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, आउटरीच और धारणा जैसे मानकों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। इसका उपयोग NAC मान्यता तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित समझौता ज्ञापनों में भी किया जाता है। मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS।
यह सभी भारतीय संस्थानों के लिए शैक्षणिक पत्रिकाओं और शोध डेटाबेस तक मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने वाली एक केंद्रीकृत सदस्यता प्रणाली है। उद्देश्य: शोध सामग्री तक व्यापक और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना। महत्व: यह संस्थानों पर वित्तीय बोझ को कम करता है तथा छोटे महाविद्यालयों और ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाता है। विशेषताएं: भारतीय संस्थानों को शैक्षणिक पत्रिकाओं और शोध डेटाबेस तक समान और कम लागत वाली पहुंच प्रदान करना। मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए). यह संस्था वर्ष 2017 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी नेट के आयोजन के लिए स्थापित की गई थी। उद्देश्य: निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना। महत्व: यह परीक्षाओं के दोहराव को कम करती है, परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाती है और योग्यता आधारित प्रवेश सुनिश्चित करती है। विशेषताएं: यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों, प्रश्न बैंक, अनुकूली परीक्षण तथा बहुभाषी प्रणाली का उपयोग करती है। परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पद्धति से आयोजित की जाती है। चुनौतियां: तकनीकी गड़बड़ियां, भाषाई मानकीकरण और परीक्षा से जुड़ा तनाव। मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, शिक्षा ऋण और छात्रवृत्तियों तक पहुंच को सरल बनाने के लिए वर्ष 2015 में एक डिजिटल पोर्टल प्रारंभ किया गया। उद्देश्य: शिक्षा ऋण और वित्तीय योजनाओं के लिए विद्यार्थियों को एकल मंच उपलब्ध कराना। महत्व: यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों को सशक्त बनाता है तथा निजी ऋणों पर निर्भरता को कम करता है। विशेषताएं: 45 से अधिक बैंक इससे जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न बैंकों में आवेदन कर सकते हैं तथा सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय: वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा भारतीय बैंक संघ के समन्वय से यूजीसी ड्राफ्ट, यूजी और पीजी के अनुदान के लिए न्यूनतम मानक विनियम 2024, यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत इस मसौदे का उद्देश्य उच्च शिक्षा में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशिता और लचीलेपन को बढ़ावा देना है। मुख्य प्रस्ताव: 1. द्विवार्षिक प्रवेश। उच्च शिक्षा संस्थान वर्ष में 2 बार विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे। 2 विषयों में लचीलापन। विद्यार्थी अपनी 12वीं कक्षा की विषयधारा से अलग विषयों का चयन भी कर सकेंगे। 3. पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल). अनौपचारिक शिक्षा और अनुभव के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। 4. क्रेडिट संरचना। 50% क्रेडिट मुख्य विषयों से तथा शेष 50% क्रेडिट कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण से प्राप्त किए जा सकेंगे। डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग। उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई लर्निंग सामग्री के विकास और प्रसार के लिए विद्यादान 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया। ई शिक्षा। ई शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत ई पुस्तकें, सीडी, वेबिनार और अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रणाली लचीली और गतिशील है तथा दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ई शिक्षा ने छात्रों को चौक और ब्लैकबोर्ड आधारित पारंपरिक शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। लाभ: 1. सुविधा और लचीलापन। शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान से पढ़ा सकते हैं और विद्यार्थी किसी भी समय तथा किसी भी स्थान से अध्ययन कर सकते हैं। 2. प्रभावी शिक्षा। ई शिक्षा की सहायता से विद्यार्थियों को विषय वस्तु को अधिक सरलता से समझने में सहायता मिलती है और वे अपनी गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। 3. अनुकूलित शिक्षण। शिक्षण की दृश्य और श्रव्य पद्धतियों के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच बेहतर सहभागिता स्थापित होती है। 4. लागत प्रभाविता। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा परिवहन लागत भी कम हो जाती है। 5. पर्यावरण अनुकूल। पारंपरिक शिक्षा की तुलना में इसमें कागज का उपयोग कम होता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। 6. वैश्विक स्तर की पहुंच। इसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। 7. अधिक जुड़ाव। डिजिटल शिक्षण पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। मल्टीमीडिया के उपयोग से अध्ययन अधिक प्रभावशाली और रुचिकर जाता है। चुनौतियां: 1. माता-पिता, शिक्षकों और विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता की कमी। 2. टैबलेट, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सीमित उपलब्धता। 3. गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क की समस्या। 4. स्थानीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की कमी। 5. सामान्य विज्ञान जैसे व्यावहारिक विषयों की ई लर्निंग में सीमाएं। 6. शिक्षकों की अनुपलब्धता तथा नई तकनीकों के प्रति प्रतिरोध। सरकारी पहल। 1. स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करने वाला एक एकीकृत मंच है जो विद्यालय स्तर कक्षा 9 से 12,
से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह मंच छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराता है। 2. दीक्षा। दीक्षा मंच शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित आकर्षक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। 3. विद्यादान। यह कार्यक्रम शिक्षाविदों और संगठनों को ई लर्निंग सामग्री के विकास और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। 4. डिजिटल शिक्षा पर प्रस्तावित दिशानिर्देश। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्क्रीन समय को सीमित करना है। इसके अंतर्गत डिजिटल शिक्षा के 8 चरण शामिल किए गए हैं, जिनमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, संवाद, आकलन, निगरानी और सहायता शामिल हैं। 5. पीएम ई-विद्या। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तक बहुमाध्यमीय पहुंच उपलब्ध कराने वाली एक व्यापक पहल है। आगे की राह। कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इस अवधि में डिजिटल शिक्षा को पारंपरिक विद्यालय शिक्षा के पूरक के रूप में देखा गया। 2. दीर्घकालिक विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर कार्य करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध, सुलभ और किफायती हो। इसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त किया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण शब्दावली। कौशल अंतराल, जनसांख्यिकीय लाभांश, पुनः कौशल विकास, उन्नत कौशल विकास, सकल नामांकन अनुपात, जीईआर, छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर, सर्व शिक्षा अभियान, पढ़े भारत बड़े भारत, मध्याह्न भोजन योजना, निपुण भारत, उड़ान, सक्षम, ईशान उदय, स्वयं, सीखने की क्षमता, सीखने का अंतर, मूलभूत कौशल, दीक्षा, विद्यादान, ई-विद्या योजना और प्रज्ञाता। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। एक स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। वर्ष 2022। 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य -4 2030 के अनुरूप है। इसका ध्येय भारत की शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन और पुनर्स्थापन है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वर्ष 2020। 3 प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी स्थिति और कार्यान्वयन में सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए। वर्ष 2016। 4 भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षणिक संस्थानों का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा? चर्चा कीजिए। वर्ष 2015। यह विज्ञापन है, इसे छोड़ दें। 8 मानव संसाधन परिचय। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। भारत ने वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मानव पूंजी से तात्पर्य श्रम की दक्षता, शिक्षा, क्षमता और उन गुणों से है जो उत्पादकता और आय के स्तर को प्रभावित करते हैं। यह देखा गया है कि भारत में मानव पूंजी की स्थिति अभी भी कमजोर है। यद्यपि देश में कार्यबल की संख्या बढ़ रही है, फिर भी कौशलयुक्त और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता। एक आर्थिक विकास। किसी भी देश की प्रगति काफी हद तक मानव पूंजी के विकास पर निर्भर करती है। यदि मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश नहीं किया जाएगा, तो भौतिक पूंजी का उपयोग भी प्रभावी ढंग से नहीं हो सकेगा, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। 2 कौशल अंतराल। भारत में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कौशलयुक्त श्रमिक उपलब्ध नहीं है। इसलिए मानव पूंजी के विकास और लाभकारी रोजगार के अवसरों का विस्तार आवश्यक है। 3 रिपल इफेक्ट। पूरी दुनिया में कुशल जनशक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है। कुशल मानव पूंजी देश की उत्पादकता को बढ़ाती है और आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मानव पूंजी का महत्व। 1 रोजगार। पिछले 1 दशक के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि की दर 2.23% रही, जबकि रोजगार वृद्धि की दर केवल 1.4% थी। यह दर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी कम थी। रोजगार के बिना उत्पादक श्रम शक्ति का विकास नहीं हो सकता और इससे आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। 2 नवाचार और तकनीकी सुधार। मानव पूंजी पर विशेष ध्यान देने से उत्पादन और उससे संबंधित गतिविधियों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। यह नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता भी विकसित करता है। 3 भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता। मानव पूंजी उत्पादकता में वृद्धि करती है। प्रशिक्षित श्रमिक मशीनों और अन्य संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। 4 उत्पादन में वृद्धि।
मानव पूंजी के विकास से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। प्रशिक्षित और कुशल श्रमिक उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। 5 भागीदारी और समानता का उच्च स्तर। मानव पूंजी के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ती है और आय असमानता कम होती है। यदि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी आवश्यक है। 6 जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन की गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर निर्भर करती है। मानव पूंजी निर्माण इन क्षेत्रों को मजबूत बनाता है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है। भारत में युवा कौशल विकास और रोजगार योग्यता से जुड़ी चुनौतियां। एक सीमित रोजगार योग्यता कौशल। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार केवल 51.3% भारतीय युवा ही रोजगार के योग्य माने जाते हैं। यह वर्ष 2020 के 45.9% की तुलना में कुछ बेहतर स्थिति दर्शाता है, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट करता है कि बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। 2 उद्यमिता के प्रति कम जागरूकता और उदासीनता। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया एंड वर्क नामक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% भारतीय युवा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं से परिचित नहीं है। यह स्थिति जागरूकता की कमी और उद्यमिता के प्रति उदासीनता को दर्शाती है। 3 अपर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अनुसार भारत में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी कौशल विकास के मार्ग में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 4 उद्योगों की आवश्यकताओं और कौशल विकास के बीच अंतर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसी योजनाओं के बावजूद आधुनिक शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल की कमी बनी हुई है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच असंतुलन भारत की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है। 5 रिस्किलिंग और अपस्किलिंग की आवश्यकता। विश्व आर्थिक मंच WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के बढ़ते उपयोग के कारण वर्ष 2027 तक लगभग 44% श्रमिकों के मुख्य कौशल बदल जाएंगे। इसके बावजूद भारत में निरंतर सीखने के लिए एक संगठित व्यवस्था का अभाव है, विशेष रूप से मध्यम स्तर के पेशेवरों के लिए। 6 युवाओं में जोखिम उठाने की कम प्रवृत्ति। सामाजिक और आर्थिक कारणों से युवा उद्यमिता से जुड़े जोखिम उठाने से बचते हैं। वर्ष 2023 के GSS इंडिया सर्वेक्षण ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट स्टूडेंट्स सर्वे के अनुसार केवल 9.7% भारतीय छात्र स्नातक बनने के तुरंत बाद उद्यम शुरू करना चाहते हैं, जबकि अधिकांश छात्र नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। 7 रोजगार सृजन में कमी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक लगभग 10 करोड़ नए रोजगार सृजित करने होंगे, ताकि वह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठा सके। हालांकि रोजगार सृजन की वर्तमान गति इस लक्ष्य की तुलना में कम है। 8 कौशल प्रशिक्षण में ग्रामीण शहरी विभाजन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के अनुसार ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के युवा औपचारिक प्रशिक्षण से प्रायः वंचित रह जाते हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कौशल का अंतर बढ़ता जाता है। चित्र 8.1 कौशल शिक्षा। सकारात्मक पक्ष। 1 बड़ी युवा आबादी, जनसांख्यिकीय लाभांश। 2 सरकार की प्रमुख पहलें, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। 3 सार्वजनिक और निजी भागीदारी में वृद्धि। 4 उद्योगों से जुड़े प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम। अवसर। 1 विनिर्माण, सेवा और डिजिटल क्षेत्रों में बढ़ती मांग। 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना। 3 कौशल आधारित रोजगार और वैश्विक अवसरों में वृद्धि। 4 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और अन्य तकनीकों से संबंधित कौशलों की बढ़ती आवश्यकता। नकारात्मक पक्ष। 1 कौशल और रोजगार के बीच असमानता। 2 सीमित प्लेसमेंट अवसर। 3 प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता और पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ। 4 व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का कमजोर होना। 5 ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक सीमित पहुंच। चुनौतियाँ। 1 निम्न गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थान। 2 अपर्याप्त योजनाएं और कमजोर समन्वय। 3 रोजगार के बिना कौशल विकास का खतरा। 4 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कौशल अंतर में वृद्धि। सरकारी हस्तक्षेप। 1 कौशल भारत। यह कार्यक्रम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाने तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 2 राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015। इसका उद्देश्य देश में चल रही सभी कौशल गतिविधियों के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना, उन्हें मानकीकृत करना तथा कौशल विकास को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। 3 PM युवा योजना।
इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, सहायता नेटवर्क तैयार करना तथा उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करना है। 4 भारतीय कौशल संस्थान IIS। इस संस्थान की स्थापना कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर बनाने के लिए की गई है। 5 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है। 6 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 7 कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना स्ट्राइव। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहले 1 ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML पर क्लाउड आधारित सेवाएं। यह पहल विद्यार्थियों को AI और ML के क्षेत्र में शोध और नवाचार के अवसर प्रदान करती है। यह पहल IIT BHU और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड AISPL के बीच हुए समझौते के अंतर्गत शुरू की गई थी। 3 AI फॉर ऑल पहल। यह पहल शिक्षा मंत्रालय, इंटेल और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI के सहयोग से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी सिद्धांतों से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। 4 आजीविका संवर्धन के लिए व्यावसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। इस पहल का उद्देश्य संस्थानों को मजबूत बनाना, उद्योगों से बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा समाज के वंचित वर्गों को शामिल करके गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत लोगों को स्वयं का लघु उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और परामर्श प्रदान किया जाता है। शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच संबंध UPSC 2023। 1 शिक्षा को आधार बनाना। शिक्षा कौशल विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग में तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए गणित की मूलभूत समझ आवश्यक होती है। 2 कौशल विकास से रोजगार क्षमता में वृद्धि। डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल कार्यक्रम लोगों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 3 क्षेत्र विशिष्ट कौशल। विशेष उद्योगों के लिए तैयार किए गए कौशल कार्यक्रम रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, कोडिंग बूट कैंप सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर तैयार करते हैं। 4 कौशल अंतराल को कम करना। कौशल कार्यक्रम उद्योगों की आवश्यकताओं और उपलब्ध कौशल के बीच के अंतर को कम करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती मांग को इससे पूरा किया जा सकता है। 5 उत्पादकता और रोजगार सृजन। कुशल श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, हस्तशिल्प उद्योग में कुशल कारीगर निर्यात को बढ़ावा देते हैं। 6 सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी सरकारी योजनाएं तथा निजी क्षेत्र के उद्योग आधारित प्रमाणन कार्यक्रम शिक्षा और कौशल के बीच के अंतर को कम करने में सहायता करते हैं। PM दक्ष। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 से 21 में प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के लोगों के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों को लक्षित करती है। इसके अंतर्गत अपस्किलिंग, रिस्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास से जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे NSQF से जोड़ा गया है तथा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG। सतत विकास लक्ष्य 8 का उद्देश्य सभी के लिए समावेशी, सतत और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना है। प्रमुख लक्ष्य 1 वर्ष 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों, जिनमें युवा और दिव्यांगजन भी शामिल हैं, के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। 2 श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और विशेष रूप से महिला प्रवासी श्रमिकों तथा अस्थायी रोजगार में लगे श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। मानव पूंजी निर्माण के लिए गरीबी और भूख के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता। UPSC 2024। 1 पोषण सहायता में वृद्धि। मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS
जैसी योजनाओं के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार करना आवश्यक है। प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 के अनुसार ठिगनेपन की दर 38.4% से घटकर 35.5% हो गई है। 2 कृषि उत्पादकता में सुधार। बेहतर सिंचाई और अधिक उत्पादक फसलों को अपनाने से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 3 मातृ एवं शिशु पोषण के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। आंकड़ों के अनुसार इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर में लगभग 13% की कमी लाने में योगदान दिया है। 4 स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से कुपोषण से संबंधित बीमारियों को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। 5 शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा। बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों से लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 6 महिलाओं को सशक्त बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। उदाहरण के रूप में, मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपनी आय और खाद्य सुरक्षा में सुधार किया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनके बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर पड़ा है। आगे की राह। कौशल आवश्यकताओं का मानचित्रण। एक क्षेत्रीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। 2 मानचित्रण के लिए स्थानीय और जिला स्तर से आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। 3 उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 4 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSTC) के सहयोग से नियमित श्रम बाजार अध्ययन किए जाने चाहिए। 5 अनुसंधान और दीर्घकालिक अध्ययन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण नवाचार केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशिक्षण की विविधता और गुणवत्ता में सुधार। 1 प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। 2 न्यूनतम मानक निर्धारित करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन प्रदान करने के लिए एकल नियामक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। 3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देते हुए हस्तांतरणीय कौशलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा। 1 कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जानी चाहिए। 2 निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 3 उच्च शिक्षा में क्रेडिट हस्तांतरण की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। प्रशिक्षुता कार्यक्रम। 1 प्रशिक्षुता अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में सुधार करते हुए संस्थानों की समीक्षा तथा उनके विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 2 प्रशिक्षुओं के चयन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। 3 औपचारिक क्षेत्र को प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कौशल विकास। 1 कौशल विकास को शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। 2 विदेशी रोजगार सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए। 3 व्यावसायिक प्रशिक्षण की सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। वित्त पोषण। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कौशल परिषदों (SSC) को मजबूत बनाना। 1 व्यावसायिक आवश्यकताओं और नई प्रौद्योगिकियों के अनुरूप क्षेत्रीय कौशल परिषदों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 2 रोजगार की संभावनाओं को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। निगरानी और मूल्यांकन। 1 कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर संकेतकों का विकास किया जाना चाहिए। 2 लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निजी क्षेत्र की मानव संसाधन एजेंसियों के साथ साझेदारी की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावली। मानव पूंजी निर्माण, कौशल विकास, रोजगार योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्किल इंडिया मिशन, प्रशिक्षुता कार्यक्रम, श्रम बाजार अध्ययन और उद्यमिता विकास। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। 1 निर्धनता और कुपोषण एक दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? वर्ष 2024। 2 मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कमजोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस कमी को दूर कर सके। वर्ष 2023। 3 हाल के वर्षों में मानव संसाधनों की आपूर्ति बढ़ाने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता प्राप्त की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। वर्ष 2023। 4 व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न) की अवधारणा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। वर्ष 2021। 5 उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास संकेतक निम्न स्तर पर बने हुए हैं।
उन प्रमुख समस्याओं का परीक्षण कीजिए जो समावेशी और सतत विकास के मार्ग में बाधा बन रही है। वर्ष 2019-6 भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं बन जाती। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादक और रोजगार योग्य बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? वर्ष 2016-9 निर्धनता और भूखमरी। परिभाषा। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का अर्थ बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से है। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव शामिल है। वर्ष 2011 में भारत की लगभग 21.9% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी। पूर्ण गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है जब व्यक्ति अपनी आय से भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इसके विपरीत सापेक्ष गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है जब व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा तो कर लेता है लेकिन समाज के औसत जीवन स्तर तक नहीं पहुंच पाता। निर्धनता का वर्गीकरण। एक निरपेक्ष निर्धनता। परिभाषा। यह मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की गंभीर कमी की स्थिति है। मापन का आधार। इसे एक निश्चित सीमा अर्थात गरीबी रेखा के आधार पर मापा जाता है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है। मापन इकाई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या को मापा जाता है। सामान्य स्थिति। यह स्थिति प्रायः विकासशील और अविकसित देशों में पाई जाती है। गरीबी रेखा की प्रकृति। यह अपेक्षाकृत स्थिर रहती है और सामाजिक मानकों के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण। ऐसा व्यक्ति जो भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं पर आवश्यक व्यय करने में असमर्थ हो। 2 सापेक्ष निर्धनता। परिभाषा। यह वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की आय समाज की औसत आय से काफी कम होती है। मापन का आधार। इसे जनसंख्या की औसत आय के सापेक्ष मापा जाता है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता और जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। मापन इकाई। उन लोगों के प्रतिशत को मापा जाता है जिनकी आय औसत आय के एक निश्चित प्रतिशत से कम होती है। सामान्य स्थिति। यह स्थिति मुख्य रूप से विकसित और उच्च आय वाले देशों में पाई जाती है। गरीबी रेखा की प्रकृति। यह गतिशील होती है और सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय राष्ट्रीय औसत आय से 50% कम हो। निर्धनता के प्रकार। 1 स्वास्थ्य निर्धनता। पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, उच्च रोग भार तथा कम उत्पादकता गरीबी के दुष्चक्र को बढ़ावा देते हैं। 2 कौशल निर्धनता। शिक्षा तक सीमित पहुंच, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपर्याप्त हस्तक्षेप और अनौपचारिक नौकरियों में कम कौशल स्तर के कारण रोजगार और आय के अवसर प्रभावित होते हैं। चित्र 9.1 गरीबी का दुष्चक्र। 1 न्यूनतम आय के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर निम्न रहता है। 2 शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर मानव पूंजी के निम्न स्तर को जन्म देता है। 3 मानव पूंजी का निम्न स्तर उत्पादकता को कम करता है। 4 कम उत्पादकता के कारण बचत का स्तर कम हो जाता है। 5 बचत का निम्न स्तर निवेश को कम कर देता है। 6 कम निवेश के कारण आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ जाती है। 7 धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण आय का स्तर फिर कम बना रहता है। 8 परिसंपत्ति निर्धनता। भूमि, मकान और अन्य परिसंपत्तियों के अभाव के साथ साथ ऋण सुविधाओं और सामाजिक पूंजी की कमी भी निर्धनता को बढ़ाती है। 4 लिंग निर्धनता। समाज में संपत्ति, आय, पशुधन और अन्य संसाधनों पर पुरुषों का अधिकार अधिक होता है जबकि महिलाएं अपेक्षाकृत वंचित रहती है। 5 अपराध। निर्धनता नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, संगठित अपराध और नस्लवाद जैसी समस्याओं को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता है। उदाहरण। फिशिंग से संबंधित अपराध जो साइबर अपराध का एक प्रकार है। SECC 2011 ने परिवारों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। स्वचालित रूप से बहिष्कृत। ऐसे परिवार जो बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे जिनके पास 13 परिसंपत्तियां हों या जो आय आधारित मानदंडों को पूरा करते हों, उन्हें स्वतः ही कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा जाता है। स्वचालित रूप से शामिल। ऐसे परिवार जो समावेशन मानदंडों को पूरा करते हैं या 5 गंभीर सामाजिक अभाव मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं, उन्हें स्वतः ही कल्याणकारी योजनाओं में शामिल कर लिया जाता है। अन्य श्रेणी। इन परिवारों को 7 अभाव मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और बजट की उपलब्धता के अनुसार उन्हें लाभ प्रदान किया जाता है। BPL जनगणनाओं के विपरीत SECC 2011 बहुआयामी अभावों को ध्यान में रखते हुए गरीबी की बेहतर पहचान करने का प्रयास करता है। यह जनगणना अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्येक परिवार के अभावों का अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया। सुमित बोस समिति
2017 ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए SECC 2011 के आंकड़ों के उपयोग की सिफारिश की थी। सरकार निम्नलिखित योजनाओं में SECC आंकड़ों का उपयोग करती है। 1. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 2. दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 3. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। 4. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन में भी कई राज्य सरकारें इसका उपयोग करती हैं। सरकारी कार्यक्रमों में SECC आंकड़ों को शामिल करने से साक्ष्य आधारित विकास को बढ़ावा मिला है। इससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करने और लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS मुख्य बिंदु। वार्षिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण 1. स्वास्थ्य और शिक्षा 71वां दौर। 2. घरेलू उपभोग व्यय 68वां और 75वां दौर। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण CES। यह सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। CES का उद्देश्य विभिन्न आय वर्गों के घरेलू व्यय और उसके वितरण का आकलन करना है। एकत्रित आंकड़े 1. खाद्य पदार्थों पर व्यय। 2. गैर खाद्य वस्तुओं पर व्यय। 3. सेवाओं पर व्यय। उपयोग। इन आंकड़ों का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद GDP और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए किया जाता है। 79वां दौर 2022 से 23। इस दौर में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें मुफ्त सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया गया। गरीबी के कारण। भारत में गरीबी की समस्या जटिल है और यह अनेक परस्पर जुड़े कारकों से प्रभावित होती है। सामाजिक कारक। जाति व्यवस्था। कठोर पदानुक्रम के कारण शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुंच सीमित हो जाती है। बहिष्करण। दलितों और निम्न जातियों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी सेवाओं और अवसरों तक पहुंच सीमित हो जाती है। आर्थिक नुकसान। समान योग्यता होने के बावजूद दलितों की आय गैर दलितों की तुलना में लगभग 11% कम होती है। विश्व बैंक 2020। गरीबी को बढ़ाने वाले अन्य सामाजिक कारक। लैंगिक असमानता। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक कम पहुंच मिलती है। प्रतिबंधात्मक सामाजिक मान्यताएं और उत्तराधिकार संबंधी कानून भी उनकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक असमानताएं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर गरीबी का अधिक सामना करते हैं। गरीबी पर सामाजिक कारकों का प्रभाव। सीमित अवसरों के कारण रोजगार और आय प्रभावित होती है। हाशिए पर रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। संस्थागत कारक। निम्न शिक्षा स्तर। वर्ष 2024 तक केवल 51% भारतीय युवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाएंगे, जबकि वर्ष 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य 84% है। स्वास्थ्य सेवा संबंधी समस्याएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों 2021 से 22 के अनुसार देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में स्वयं के खर्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी 39.4% थी, जिससे गरीब लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। भौगोलिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारक। भौगोलिक बाधाएं। 1. दुर्गम भूभाग। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कमजोर आधारभूत संरचना और सीमित सेवाओं की उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। 2. दूरस्थ क्षेत्र। दूरदराज के इलाकों में उद्योगों और रोजगार के अवसरों की कमी होती है। 3. तटीय संवेदनशीलता। चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं समुदायों को विस्थापित कर देती है और उनकी आजीविका को प्रभावित करती है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियां। 1. मृदा क्षरण। कटाव और भूमि की खराब गुणवत्ता कृषि उत्पादन को कम कर देती है। 2. जल संकट। सूखा और जल की कमी कृषि उत्पादन और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। 3. जलवायु परिवर्तन। अनिश्चित मौसम और चरम जलवायु घटनाएं कृषि की स्थिरता के लिए खतरा बनती है। आर्थिक कारक। 1. असमानता। 0.35 का गिनी गुणांक विश्व बैंक 2023 आय में अधिक असमानता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 2022 के अनुसार देश के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल आय का 51% हिस्सा है। 2. बेरोजगारी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण PLFS 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर 5.1% है, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE 2023 के अनुसार यह 37% बताई गई है। 3. ऋण जाल। CMIE 2022 के अनुसार 77% ग्रामीण और 55% शहरी परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, जिससे वित्तीय अस्थिरता बढ़ रही है। 4. कम पूंजी निवेश।
वर्ष 2023 से 24 में पूंजी निर्माण घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 31.4% तक पहुंच गया, जिससे विकास की गति धीमी हुई। 5. अपर्याप्त आधारभूत संरचना। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें स्थान पर रहा, जिससे व्यापार और सेवाओं की पहुंच प्रभावित हुई। 6. कमजोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र। कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोग बीमारी और फसल हानि जैसी परिस्थितियों में अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। 7. कृषि पर निर्भरता। 50% से अधिक श्रमिक आजीविका के लिए कम उत्पादकता वाली और अधिक जोखिम वाली कृषि पर निर्भर हैं। भारत में शहरी और ग्रामीण गरीबी, चाहे शहरी हो या ग्रामीण, भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए समावेशी और सतत विकास नीतियों को तैयार करने के लिए इनके कारणों और चुनौतियों को समझना आवश्यक है। समाचारों में रहे चर्चित मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) द्वारा प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार मजदूरी में वृद्धि के बावजूद शहरी भारत में बेरोजगारी की स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी की प्रकृति बदल रही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद असमानताओं को उजागर किया है। भारत में शहरी गरीबी प्रमुख विशेषताएं। 1. आय असमानता। शहरी क्षेत्रों में आय के वितरण में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है, जिसके कारण धन कुछ सीमित वर्गों तक ही केंद्रित रह जाता है और गंभीर गरीबी की स्थिति उत्पन्न होती है। 2. अनौपचारिक रोजगार। शहरी गरीबों का एक बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और सामाजिक लाभों का अभाव होता है। 3. आवास की कमी। तेज शहरीकरण के कारण झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हुआ है, अपर्याप्त आवास की समस्या बढ़ी है और मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच सीमित हुई है। 4. प्रवास और संसाधनों पर दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ते प्रवास के कारण शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव बढ़ता है, जिससे आवास की समस्या, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होती है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। 1. युवा बेरोजगारी। शहरी युवाओं, विशेष रूप से 15 से 19 वर्ष की आयु वाले युवाओं में ग्रामीण युवाओं की तुलना में बेरोजगारी की दर अधिक है। 2. उच्च मजदूरी और बेरोजगारी का विरोधाभास। शहरी क्षेत्रों में मजदूरी और बेरोजगारी दोनों में वृद्धि हुई है, जो बढ़ती आर्थिक असमानता को दर्शाता है। 3. लगातार बना हुआ लैंगिक अंतर। युवा पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर युवा महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है, जो लैंगिक असमानता को दर्शाती है। 4. शहरी गरीबी में मामूली कमी। शहरी गरीबी वर्ष 2012 के 13.7% से घटकर वर्ष 2022 में 12.55% हो गई है, लेकिन असमानताएं अभी भी बनी हुई है। 5. ट्रिकल डाउन सिद्धांत की चुनौती। वर्ष 2015 से 16 से 2022 से 23 तक औसतन 5.4% की आर्थिक वृद्धि के बावजूद निम्न आय वर्ग के लोगों तक इसका लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाया। शहरी गरीबी की प्रमुख चुनौतियां। 1. आवास, असुरक्षित भूमि स्वामित्व, झुग्गी बस्तियों का विस्तार और अपर्याप्त आधारभूत ढांचा शहरी गरीबी की प्रमुख समस्याएं हैं। 2. अत्यावश्यक सेवाएं, स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव एक बड़ी चुनौती है। 3. अपराध और असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। 4. कमजोर सामाजिक नेटवर्क, पारंपरिक सामुदायिक सहायता प्रणालियों के कमजोर होने से सामाजिक सहयोग में कमी आई है। 5. असमानता, समृद्ध और गरीब वर्गों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, धारावी और मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच दिखाई देने वाला अंतर। शहरी गरीबी को बढ़ाने वाले कारक। 1. गरीबी का शहरीकरण, उचित प्रवासन नीतियों के अभाव में लोगों का पलायन बढ़ता है, जिससे अनौपचारिक बस्तियों का विकास होता है। 2. वंचितकरण का शहरीकरण, शहरी नियोजन और अवसरों तक असमान पहुंच के कारण गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रहना पड़ता है। 3. क्षेत्रीय असमानताएं, कुछ शहरों में संसाधनों के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण अन्य शहरों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4. सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुंच, आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। भारत में ग्रामीण गरीबी, प्रमुख विशेषताएं। 1. कृषि पर निर्भरता, ग्रामीण लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए वे जलवायु परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता और बाजार संबंधी जोखिमों से अधिक प्रभावित होते हैं। 2. स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं, गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। 3. भूमि असमानता, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि होती है, जबकि अन्य लोगों के पास भूमि का अभाव होता है। 4. तकनीकी अंतर, डिजिटल विभाजन के कारण कौशल विकास, उद्यमिता और अन्य अवसरों तक पहुंच बाधित होती है।
ग्रामीण गरीबी से जुड़ी चुनौतियां। 1. आजीविका सुरक्षा। मानसून और बाजार से जुड़े जोखिम आजीविका को प्रभावित करते हैं। 2. बुनियादी सेवाओं तक पहुंच। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वच्छता सुविधाओं की कमी बनी रहती है। 3. संसाधनों का स्वामित्व। भूमिहीनता और असुरक्षित खेती किसानी बड़ी चुनौतियां हैं। 4. तकनीकी समावेशन। डिजिटल सुविधाओं तक सीमित पहुंच विकास को प्रभावित करती है। 5. आर्थिक विविधीकरण। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक जोखिम बढ़ाती है। शहरी और ग्रामीण गरीबी। एक तुलनात्मक अवलोकन। प्राथमिक आजीविका। शहरी गरीबी में मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार शामिल होता है, जबकि ग्रामीण गरीबी में कृषि प्रमुख भूमिका निभाती है। सामाजिक संरचनाएं। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सहयोग व्यवस्था कमजोर होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क अधिक मजबूत होते हैं। सेवाओं तक पहुंच। शहरी क्षेत्रों में भौतिक पहुंच बेहतर होती है, लेकिन आर्थिक बाधाएं अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या होती है। असमानता। शहरी क्षेत्रों में असमानता अधिक दिखाई देती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत अधिक फैली हुई होती है। प्रवास की प्रवृत्ति। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास के कारण शहरी गरीबी बढ़ती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संकट के कारण पलायन होता है। आगे की राह। समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देना। एक स्थानीय शासन को मजबूत बनाकर शहरी नियोजन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2. गेटोकरण। विशेष समुदायों को अलग थलग बसाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए मिश्रित आय वाले क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 3. झुग्गी बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं, कानूनी अधिकारों और सामाजिक सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। 1. महानगरों पर दबाव कम करने के लिए छोटे शहरों और कस्बों में उद्योगों, सेवाओं और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 2. सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। 3. ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए कृषि और उद्योगों के बीच संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए। संवहनीय आजीविका और कौशल विकास को सक्षम बनाना। 1. श्रम प्रधान उद्योगों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 2. हरित अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए। 3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे समुदाय आधारित आजीविका के अवसर बढ़ सके। सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी का विस्तार करना। 1. राज्यों के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य लाभों और अन्य कल्याणकारी अधिकारों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड जैसी पहल प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। भारत में गरीबी उन्मूलन की चुनौतियां। संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियां। असमानता। भारत में गहरी और लगातार बनी रहने वाली असमानताएं गरीबी को बनाए रखती है। संपत्ति और अवसरों का असमान वितरण गरीबों के लिए गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना कठिन बना देता है। जाति व्यवस्था। जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच को सीमित कर देते हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इससे संस्थाओं की कार्यक्षमता और जनता का विश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। अनुकूल शासन का अभाव। नीतियों के कार्यान्वयन में असंगति, नौकरशाही बाधाएं और अपर्याप्त संसाधनों के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव में कमी आती है। आर्थिक और सामाजिक कारक। जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। उच्च बेरोजगारी। आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी और अल्परोजगारी की समस्या बनी रहती है। इसके कारण अनेक लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच। गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। ग्रामीण और शहरी विभाजन। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों और संसाधनों की कमी के कारण लोगों का शहरों की ओर पलायन बढ़ जाता है। भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों की आजीविका और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, जिससे गरीबी बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन। अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान, मरुस्थलीकरण और जल संकट का गरीबों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। भूमि क्षरण। मृदा अपरदन, वनों की कटाई और अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण भूमि की उत्पादकता घट जाती है, जिससे ग्रामीण लोगों की आय प्रभावित होती है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
यह योजना ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। फरवरी 2025 तक इसके अंतर्गत लगभग 2.69 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। भारत में गरीबी अभी भी क्यों बनी हुई है? ग्रामीण संकट। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का छोटा आकार, जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर गरीबी को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त अवसरों का अभाव भी गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। महामारी का प्रभाव। कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण अनेक व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गईं और आय में कमी आई। अनुमान है कि भारत में गरीबों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। स्थिर विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक होता है, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15 से 16% की स्थिर हिस्सेदारी बनाए हुए है। गरीबी उन्मूलन योजनाओं की विफलता। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, नौकरशाही की जटिलता, समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटियां, भ्रष्टाचार तथा कमजोर कार्यान्वयन जैसी समस्याओं के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सुधार हेतु हालिया प्रयास। अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण। विकास प्रक्रिया में विशेष क्षेत्रों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। क्षमता निर्माण। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई है, जिससे गरीबों के कल्याण और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं। नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नया स्वरूप दिया गया है। विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। उदाहरण: मनरेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक लेखा परीक्षा जैसी व्यवस्थाएं अपनाई गई है। आगे की राह। एक गरीबी केवल आर्थिक या राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर नैतिक और सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है। गरीबी किसी भी राष्ट्र के विकास की गति को धीमा कर देती है, क्योंकि यह आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों के आंकड़ों को बहुआयामी गरीबी के आधार पर एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे देशों की वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। एक बहुआयामी गरीबी के सभी 10 संकेतकों में मध्यम आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में अधिक अभाव पाया गया। 112 देशों में लगभग 1.1 अरब लोग, अर्थात लगभग 18% जनसंख्या, बहुआयामी गरीबी से प्रभावित थी। 234 मिलियन लोगों के साथ भारत में अत्यधिक गरीबी से प्रभावित लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। MPI के बारे में। MPI अर्थात बहुआयामी गरीबी सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के क्षेत्रों में लोगों द्वारा झेली जाने वाली वंचनाओं को मापता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित संकेतकों में 1/3 या उससे अधिक स्तर तक वंचित रहता है, तो उसे MPI के अंतर्गत गरीब माना जाता है। यह सूचकांक वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्य 1 की प्राप्ति में सहायक है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक प्रकार की गरीबी को समाप्त करना है। गरीबी से संबंधित मुद्दे। गरीबी केवल आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या भी है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और समुदाय को प्रभावित करता है। गरीबी, अपराध और हिंसा का चक्र। गरीबी, अपराध और हिंसा के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। आर्थिक अभाव और सीमित अवसर। गरीबी के कारण लोगों की भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सीमित हो जाती है। इससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अवसर कम हो जाते हैं, निराशा बढ़ती है और कई बार लोगों को यह महसूस होने लगता है कि सफलता के वैध रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं। गरीबी, अपराध और हिंसा का चक्र। जीवन यापन की परिस्थितियाँ।
सीमित अवसरों के कारण कई लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपराध की ओर बढ़ सकते हैं। चोरी, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियां कई बार उनकी मजबूरी बन जाती हैं। सामाजिक अव्यवस्था और कमजोर संस्थाएं। गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर सामाजिक अव्यवस्था, कमजोर पारिवारिक संरचना, सकारात्मक आदर्शों की कमी तथा सामुदायिक संस्थाओं के कमजोर होने जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इससे युवाओं में आपराधिक गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। मादक पदार्थों का सेवन और मानसिक स्वास्थ्य। गरीबी से प्रभावित लोगों में तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक पाई जाती है। इससे नशे की लत और हिंसक व्यवहार का जोखिम बढ़ जाता है। गिरोह और संगठित अपराध। गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में सक्रिय गिरोह कमजोर और असहाय लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप हिंसा और अवैध गतिविधियों का चक्र चलता रहता है। प्रत्यक्ष कारण नहीं, बल्कि एक मजबूत संबंध। यह समझना आवश्यक है कि गरीबी स्वयं अपराध या हिंसा का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। गरीबी से प्रभावित अधिकांश लोग कानून का पालन करते हैं। हालांकि गरीबी से उत्पन्न परिस्थितियां अपराध और हिंसा के जोखिम को बढ़ा सकती है। अन्य संबंधित तथ्य। आर्थिक अवसरों का विस्तार। रोजगार सृजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा और सामाजिक सहयोग। शिक्षा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में निवेश करके गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। असमानता को कम करना। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने से अपराध और हिंसा में कमी लाई जा सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर गरीबी का प्रभाव। गरीबी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को प्रभावित करती है तथा समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। स्वास्थ्य एक दुष्चक्र। सीमित स्वास्थ्य सेवाएं। गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय जोखिम। अस्वच्छ वातावरण, प्रदूषण और खराब आवासीय स्थितियां अनेक बीमारियों को जन्म देती है। कुपोषण। अपर्याप्त भोजन और पोषण की कमी के कारण शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं गरीब वर्गों में अधिक पाई जाती है। मुख्य तथ्य। तपेदिक और मलेरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तपेदिक और मलेरिया जैसी बीमारियां गरीब वर्गों में अधिक पाई जाती है। साक्षरता असमानता। यूनेस्को 2018 के अनुसार भारत की वयस्क साक्षरता दर विश्व औसत से कम है। शिक्षा अवसरों की बाधाएं। विद्यालय में प्रवेश की समस्या। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अनेक बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। बाल श्रम। गरीबी के कारण बच्चों को कम उम्र में ही काम करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। संसाधनों की कमी। गरीब क्षेत्रों के विद्यालयों में पर्याप्त भवन, पुस्तकें और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहता है। संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव। कुपोषण और मानसिक तनाव बच्चों की सीखने की क्षमता और शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। गरीबी का स्त्रीकरण। गरीबी का स्त्रीकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें महिलाओं पर गरीबी का प्रभाव पुरुषों की तुलना में अधिक पड़ता है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी होते हैं। लिंग मानदंड और मूल्य। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं। महिलाओं को प्रायः बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके कारण महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर सीमित हो जाते हैं। सामाजिक मानदंड। समाज में प्रचलित धारणाएं महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण की गति धीमी पड़ जाती है। श्रम और परिसंपत्तियों का असमान वितरण। घरेलू कार्यों का बोझ। महिलाओं पर घरेलू कार्यों और देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं। परिणामस्वरूप उनके पास रोजगार के लिए कम समय बचता है। परिसंपत्तियों पर नियंत्रण। भूमि, संपत्ति और अन्य संसाधनों पर पुरुषों का नियंत्रण अधिक होता है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। शक्ति असंतुलन। पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में असमानता के कारण महिलाओं के लिए गरीबी से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। नवीनतम आंकड़े और प्रवृत्तियां। महिला श्रम बल भागीदारी दर। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। यह स्थिति महिलाओं के लिए उपलब्ध सीमित अवसरों को दर्शाती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने के उपाय। आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। स्वरोजगार और वित्तीय सहायता की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। नेतृत्व में भागीदारी। निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न वर्ष कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए कुपोषण और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। 2022 क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों तथा सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है? 2021 संयुक्त राष्ट्र की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। 2020 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। 2019 भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। 2019 क्या भारत में मानव विकास नीतियाँ खाद्य उपलब्धता के बजाय मानव विकास पर अधिक ध्यान देती है? 2018 भूखमरी परिभाषा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार भूखमरी भोजन और पोषक तत्वों की निरंतर कमी के कारण उत्पन्न होने वाली एक गंभीर स्थिति है। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में से एक है, फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग भूख और कुपोषण से प्रभावित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण के कारण अनेक महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में भूखमरी की स्थिति राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5 2019 से 21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन स्टंटिंग 34.7% दर्ज किया गया। कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 32.1% रहा। बच्चों में क्षीणता वेस्टिंग की समस्या भी व्यापक रूप से मौजूद है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट भारत में मातृ एवं शिशु कुपोषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। अनेक क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी वर्ष 2021 में भारत की बड़ी आबादी पौष्टिक भोजन का खर्च वहन करने में असमर्थ थी। क्षेत्रीय असमानताएं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुपोषण की समस्या अधिक गंभीर है। भारत में भूखमरी के कारण गरीबी कम आय के कारण लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है। लैंगिक असमानता परिवारों में महिलाओं और लड़कियों को कई बार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। खराब शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की कमियां समस्या को और बढ़ाती है। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ा कारण है। असंतुलित पोषण भोजन में प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी के कारण कुपोषण बढ़ता है। प्रच्छन्न भूख हिडन हंगर शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, आयोडीन और जिंक की कमी को प्रच्छन्न भूख कहा जाता है। भूख के प्रकार कैलोरी की कमी से उत्पन्न भूख, प्रोटीन की कमी से उत्पन्न भूख, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न प्रच्छन्न भूख। यह विषय UPSC की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास से है। प्रच्छन्न भूख हिडन हंगर मातृ ज्ञान का अभाव माताओं में पोषण, स्तनपान और बच्चों की देखभाल के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। इसके कारण बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ जाती है। संसाधनों की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। सूखा, बाढ़, मिट्टी का कटाव और अत्यधिक तापमान कृषि उत्पादन को कम कर देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता है। गरीब और कमजोर वर्गों पर इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। WFP की वैश्विक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक खाद्य संकटों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। मुख्य तथ्य 74 देशों में लगभग 34.3 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं। लगभग 1.9 करोड़ लोग अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सूडान और गाजा जैसे क्षेत्रों में संघर्ष खाद्य संकट का प्रमुख कारण बने हुए हैं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और जलवायु परिवर्तन भी इसके प्रमुख कारण हैं। विश्व के लगभग 2/3 प्रभावित लोग संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहते हैं। भारत से संबंधित तथ्य विश्व की कुल कुपोषित आबादी का लगभग 25% भाग भारत में निवास करता है। लगभग 21.25% भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रतिदिन $1.90 अमेरिकी डॉलर से नीचे जीवनयापन करते हैं।
6 से 59 महीने की आयु के लगभग 38% बच्चे दीर्घकालिक कुपोषण से प्रभावित हैं। प्रच्छन्न भूख से निपटने में चुनौतियां। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में कई बाधाएं मौजूद हैं। अनेक राज्यों में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रभावी कार्यान्वयन में भी कई समस्याएं सामने आती हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना और अन्य पोषण कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। लड़कियों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना आवश्यक है। प्रभाव: बच्चों और किशोरों पर प्रभाव। बौनापन, स्टंटिंग और दुबलापन, वेस्टिंग। मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा। बार-बार संक्रमण और रोगों का खतरा। मृत्यु दर में वृद्धि। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। प्रसव संबंधी जटिलताएं बढ़ जाती हैं। मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है। वयस्कों पर प्रभाव। कार्यक्षमता में कमी आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रच्छन्न भूख से निपटने के उपाय। पोषण संबंधी जागरूकता। संतुलित और पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। खाद्य सुदृढ़ीकरण, फूड फोर्टिफिकेशन। आवश्यक पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों में मिलाया जाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पूरक पोषण। कमजोर और संवेदनशील वर्गों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ICDS और मध्याह्न भोजन योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विविध कृषि। पोषक तत्वों से भरपूर फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लक्षित हस्तक्षेप। उच्च जोखिम वाले समूहों को विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए। भूखमरी उन्मूलन के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की लगभग 2/3 आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। प्रमुख विशेषताएं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत 50% शहरी और 75% ग्रामीण आबादी को शामिल किया गया है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। गेहूं, चावल और मोटे अनाजों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। राशन कार्ड की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS). यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। प्रमुख घटक। आंगनवाड़ी सेवाएं। पूरक पोषण कार्यक्रम। स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM पोषण). मुख्य उद्देश्य: विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, बच्चों के पोषण स्तर और विद्यालयी उपस्थिति में वृद्धि करना। प्रमुख विशेषताएं। यह योजना 2021 से 22 से 2025 से 26 तक लागू की गई है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को लगभग 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। योजना के माध्यम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पोषण अभियान। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। उद्देश्य: बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना। पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना। प्रमुख घटक। आंगनवाड़ी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। खाद्य सुदृढ़ीकरण। स्वास्थ्य जांच। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGK). यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। उद्देश्य: गरीब परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना। खाद्य असुरक्षा को कम करना। खाद्य सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चावल, गेहूं और नमक जैसे खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। ईट राइट इंडिया अभियान। यह अभियान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा चलाया जाता है। प्रमुख विशेषताएं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक। स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देना। पोषण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना। शासन पर भोजन और भूख का प्रभाव UPSC 2017। शासन पर भोजन और भूख का प्रभाव UPSC 2017। सकारात्मक प्रभाव। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया है। आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच सकारात्मक संबंध देखा गया है। चुनौतियां। योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं। विभिन्न राज्यों के बीच विकास में असमानता। संसाधनों के समान वितरण का अभाव।
सुझाव: कार्यान्वयन को मजबूत करना, बेहतर निगरानी और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सतत विकास पर बल देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। कृषि विकास, कौशल विकास और स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूरदराज क्षेत्रों में पोषण संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावली: बहुआयामी गरीबी, मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना SECC-2011, शहरी और ग्रामीण गरीबी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैगनरेगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न वर्ष: भारत में गरीबी और भूख के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। 2019 क्या भूख के मूल कारण के रूप में केवल भोजन की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना उचित है? स्पष्ट कीजिए। 2018 भूख और गरीबी आज भी भारत में सुशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्यों हैं? मूल्यांकन कीजिए तथा समाधान सुझाइए। 2017 त्वरित पुनरावलोकन, क्विक रिवीजन। गरीबी के प्रमुख कारण: बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता, जलवायु परिवर्तन, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था। भूखमरी के प्रमुख कारण: कुपोषण, खाद्य असुरक्षा, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों का असमान वितरण।